हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी इविल डेड 1 के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ पास कट सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जोसेफ राइट अपने ग्रैंडफादर डॉक्टर बेंजामिन राइट की रिसर्च लॉग्स और उनकी रिसर्च बुक को देख रहा होता है। बेंजामिन की पूरी रिसर्च बुक ऑफ डेथ और डेथ टाइज पर आधारित थी। उन्होंने अपनी नोटबुक में कई नोट्स बनाए थे जिसमें लिखा था कि बुक ऑफ डेथ कोई मिथ नहीं है और सर्कल ऑफ वाइज मैन उसे ढूंढ चुका है। बेंजामिन की चेतावनी के बावजूद सर्कल ऑफ वाइज मैन उस किताब के मंत्र पढ़ लेता है जिससे डीमंस इंसानों को पोजेस करने लगते हैं। ये डीमंस इतने खतरनाक होते हैं, ये हम पहले ही इविल डेड मूवी में देख चुके हैं। इस रिसर्च की सबसे खास बात ये थी कि बेंजामिन पूरी दुनिया घूमकर ऐसे प्राचीन खंजर ढूंढ लाए थे जिससे इस रेड टाइज को खत्म किया जा सकता था। उस खंजर को अपने घर में सील करके छुपा दिया था। उनका कहना था कि डेड टाइज अब उनके पीछे पड़े हैं और अगर उस खंजर की सील हटा दी गई तो डेड टाइज उनकी मौजूदगी महसूस कर लेंगे और उसे हासिल करने जरूर आएंगे। यही बात कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है क्योंकि जोसेफ और उनके ग्रैंडफादर के लॉन्ग्स और उनके नोट्स की मदद से उस खंजर तक पहुंच चुका था। यानी अब डेड टाइज का अगला निशाना प्राइस फैमिली बनने वाली थी। दूसरी तरफ हमें एक झील का सीन दिखाया जाता है जहां जैरेड और लियो फिशिंग कर रहे होते हैं। लियो को उसकी गर्लफ्रेंड एमा का बार बार कॉल आ रहा होता है, इसीलिए वह कॉल उठाने के लिए बोट को किनारे ले जाकर जंगल की तरफ चला जाता है। जैसे ही लियो दूसरी तरफ जाता है तभी जैरेड के फिशिंग हुक में एक कटा हुआ इंसानी सिर फंस जाता है। वह पूरी तरह से डर जाता है और तभी पानी के अंदर से कोई डेड टाइज उसके पैरों को पकड़कर उसे झील के अंदर खींच लेते हैं। लियो जब वापस आता है तो देखता है कि जैरेड झील के बीचों बीच मदद के लिए चिल्ला रहा है। वह तुरंत बोट लेकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन जब वह जैरेड को बोट के ऊपर खींचता है तो उसके हाथों में सिर्फ जैरेड का आधा शरीर ही आता है क्योंकि बाकी आधा हिस्सा पानी के अंदर ही अलग हो चुका होता है। पानी में एक लेडी दिखाई देती है जो कि क्लियरली एक डेड टाइज थी। वह लियो को पानी में गिराकर पानी उबाल देती है। लियो किसी तरह पानी से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक वह पूरी तरह से झुलस चुका होता है और आखिरकार वह भी बच नहीं पाता। इसके बाद में वह डेड टाइज लेडी बीच रोड में आ जाती है जहां एक कार उसे टक्कर मार देती है। अब ये कार किसकी थी ये समझने के लिए हमें कहानी में कुछ घंटे पीछे जाना होगा, जहां से आपको पता चलेगा कि ये कार कौन चला रहा था। कुछ घंटे पहले एक क्लब के अंदर हम 4 लोगों को देखते हैं जिनके नाम है विल, जोसेफ, एलिस और एथिया। विल और जोसेफ सगे भाई हैं। एलिस विल की पत्नी है और अथिया जोसेफ की गर्लफ्रेंड है। यह क्लब विल का ही है और इसको फाइनेंस एलिस करती है। जोसेफ वही व्यक्ति है जिसने पहले सीन में अपने ग्रैंडफादर की रिसर्च ढूंढ निकाली थी और शायद उसी ने खंजर को अनसील किया था। यही कारण है कि डेड टाइज एक बार फिर से जाग चुके हैं। आज जोसेफ का बर्थडे था, इसीलिए विल अपने भाई को लगभग $1000 का एक महंगा पेन गिफ्ट करता है। वहीं बिल की पत्नी एलिस काफी ड्रिंक और स्मोक कर रही होती है जो कि बिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उनकी बातों से पता चलता है कि बिल एलिस से एक बच्चा चाहता है, लेकिन एलिस इस बात को गंभीरता से नहीं लेती। आखिर अगर बच्चा प्लान करना है तो स्मोकिंग जैसी आदतें छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे बिल एलिस पर काफी भड़कने लगता है और इससे ऐसा लगता है कि शायद वह उस पर हाथ तक उठाता होगा। जोसेफ के बर्थडे पर भी दोनों के बीच बहस हो जाती है। आखिर में बिल अपनी कार लेकर वहां से निकलने लगता है। जोसेफ उसे रोकता है और कहता है कि उसने शराब पी रखी है, इसीलिए उसे ड्राइव नहीं करना चाहिए, लेकिन बिल उसकी एक नहीं सुनता और अकेले ही कार लेकर निकल जाता है। ये वही कार थी जिसने शुरुआती सीन में उस डेड टाई लेडी को टक्कर मारी थी। विल किसी तरह बच जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी कार के अंदर वही डेड टाई दिखाई देती है जिसका सिर अलग हो चुका था। हंसते हुए कहती है, फाइनली मैं तुम्हारे परिवार तक पहुंच गई हूँ। इसके बाद वह इविल डेड वाली चैंट बोलना शुरू कर देती है जिसे हम सभी जानते हैं। जैसे ही वह मंत्र पूरा होता है कार में आग लग जाती है और बिल उस आग से नहीं बच पाता। इसके बाद सीन विल के फ्यूनरल वाले दिन पर आता है जहाँ एलिस भी शामिल होने जा रही होती है। विल की फैमिली ने उसे इनवाइट नहीं किया था, लेकिन जोसेफ उसे बुला लेता है। एलिस फ्यूनरल में भी हुडी और स्नीकर्स पहनकर आती है जो कि थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ऐसे मौकों पर लोग आमतौर पर फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। ये बात बिल की माँ सूजन को भी नहीं पसंद आती है और वह एलिस को अपने जूते दे देती है क्योंकि एलिस को शू वाइट हुआ था। वहीं बिल की दादी पॉली मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्हें डेमेंशिया जैसी बीमारी है जिसके कारण उनके दिमाग में हमेशा पुरानी यादें ही चलती रहती हैं और वह मानो अतीत में ही जी रही हूँ। एक और नोटिस करने वाली बात ये है कि जोसेफ की कार में हमें एक पिस्टल दिखाई देती है जो कि उसी की है।
इसके बाद में फ्यूनरल की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन बाहर चल रहे कंस्ट्रक्शन के कारण बार बार आवाज आती रहती है। फिर विल की माँ सूजन अपनी स्पीच देती है, जबकि एलिस फ्यूनरल में भी विल के बारे में कुछ नहीं बोलती, यहाँ तक कि एक छोटी सी स्पीच भी नहीं देती। इसी बीच एडगर क्रिमेशन रूम में पहुंचते हैं, क्योंकि वह विल को आखिरी बार गुड बाय कहना चाहते थे। वहां मौजूद कर्मचारी उन्हें 5 मिनट का समय देता है, लेकिन तभी कॉफिन के अंदर से नॉकिंग की आवाज आती है। एडगर तुरंत कॉफिन खोलते हैं और अंदर से विल का जला हुआ शरीर बाहर निकलता है, जो अब पूरी तरह डेड टाई बन चुका था। वह एडगर का हाथ जला देता है। दरअसल इसी पॉइंट पर एडगर भी संक्रमित हो चुके होते हैं। इस घटना के बाद पूरी फैमिली घर लौटती है, जहां एडगर का व्यवहार धीरे धीरे अजीब होने लगता है। वह चाकू से खुद पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर एलिस उन्हें रोक लेती है। इसके बाद एडगर उससे कहता है, यह बात मेरी पत्नी को मत बताना। अब डिनर टेबल पर एलिस कहती है वह वापस फ्रांस जाने का सोच रही है। आखिरकार वह एक फ्रेंच लड़की है, और इसी बात पर सूजन भड़क जाती है। वह कहती है कि अगर एलिस फ्रांस चली गई तो बिल का क्लब कौन संभालेगा। यहाँ सूजन और एडगर कहीं न कहीं बिल की मौत के लिए एलिस को ही जिम्मेदार मान रहे थे। जोजो भी कहता है कि बिल एलिस से झगड़ा करके ही कार चलाते हुए वहां से निकला था। डाइनिंग रूम का माहौल काफी गर्म हो चुका था। लगभग हर कोई किसी न किसी तरह एलिस को ही दोष दे रहा था। तभी अचानक एडगर अपना आपा खो बैठते हैं और अपने कुत्ते मैक्स पर हमला करके उसे मार डालते हैं। यह देखकर पूरी फैमिली सदमे में चली जाती है। इतना ही नहीं, एडगर एलिस पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। जोसेफ को भी ताना मारते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बिल एक परफेक्ट बेटा था, जबकि जोसेफ कुछ खास काम नहीं करता। इस दौरान एडगर खुद भी पूरी तरह घायल हो जाते हैं, इसीलिए जोसेफ उन्हें तुरंत कार में बिठाकर अस्पताल ले जाने निकलता है। कार अतिया चला रही होती है कि तभी एडगर अचानक उस पर हमला कर देते हैं। इस हाथापाई में कार सड़क से उतरकर एक खेत जाकर क्रैश हो जाती है। एडगर लगातार अतिया पर हमला कर रहे होते हैं। मजबूर होकर जोसेफ अपनी पिस्टल निकालता है और अपने पिता पर तान देता है, लेकिन वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। डरी हुई अतिया कार से निकलकर भागने लगती है। तभी एडगर किसी दानव की तरह उस पर हमला करते हुए सीट के हेड रेस्ट को उसके सर के आर पार घोंप देते हैं और अतिया की वहीं मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ सूजन और एलिस मिलकर कुत्ते मैक्स को दफना देते हैं। जब वे दोनों वापस घर के अंदर आते हैं तो पॉली का अलग ही मामला चल रहा होता है। कभी वे अतिया पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाती हैं, तो कभी एलिस को पहचान ही नहीं पाती। अगले ही पल उसे लगता है कि विल अभी भी जिंदा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, उन्हें डिमेंशिया। उनका एक पैर नकली है और घर की सीढ़ियों पर एक मोटराइज्ड चेयर लगी हुई है, जिससे वह ऊपर नीचे आती जाती रहती है। इसी बीच एलिस घर में थोड़ी छानबीन कर रही होती है और उसे डॉक्टर बेंजामिन प्राइड की रिसर्च वाली किताब और कुछ दस्तावेज मिलते हैं, जिसमें नेक्रोमेंसी और डेड टाइज के बारे में लिखा हुआ है। ये दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजे से अतिया की आवाज आती है, जो दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है। उसकी आवाज सुनकर एलिस दरवाजा खोल देती है, लेकिन सामने का नजारा बेहद डरावना होता है कि मुंह में कार शीट का एक हिस्सा आर पार घुसा हुआ होता है और वह अब पूरी तरह से डेड टाइम बन चुकी होती है। वह उस धातु के टुकड़े को बाहर निकालती है और तुरंत एलिस और सूजन पर हमला कर देती है। इसी समय जोसेफ भी भागता हुआ घर में पहुंच जाता है, लेकिन अतिया उसे भी पूरी तरह पीटती है और साथ ही उसे ताने मारती रहती है। फिर वह उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देते हैं और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद सूजन, पॉली और जोसेफ घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर पहुंचते ही उन्हें डेड टाई एडगर दिखाई देता है। वह सीटी बजाता है और उसका कुत्ता, जो अब डेड टाई बन चुका था, उसके पास में आ जाता है। यानी अब ये लोग ना तो घर के अंदर सुरक्षित हैं और ना ही बाहर भाग सकते हैं। एडगर जोसेफ को ताना मारते हुए कहता है कि बिल की जगह तुम्हें मरना चाहिए था। ये बात जोसेफ को अंदर तक चोट पहुंचाती है। एडगर के हाथ में जोसेफ की पिस्टल होती है और वह उससे अपने सर में कई बार गोली मारता है, लेकिन इसके बावजूद वह जिंदा खड़ा होता है, क्योंकि अब वह डेड टाई बन चुका था और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अब ये तीनों किसी तरह वापस घर के अंदर भागते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं, ताकि एडगर और डेड टाई कुत्ता अंदर ना आ सके। वहीं दूसरी तरफ अतिया बेसमेंट के दरवाजे को लगातार पीट रही होती है। वह इतनी हिंसक हो जाती है कि दरवाजे में एक बड़ा छेद कर देती है। उस छेद से उसकी और पॉली की बातचीत होती है। पॉली का दिमाग ठीक नहीं है, इसीलिए वह फिर से वही बात दोहराने लगती है कि तुमने मेरे पैसे चुराए थे, क्या तुम उसे वापस करने आई हो। चालाकी से अतिया कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, बस दरवाजा खोल दो। पॉली उसकी बातों में आ जाती है और दरवाजा खोल देती है। इस तरह अतिया फिर से आजाद हो जाती है। इसके बाद घर में जगह जगह तेल फैलाने लगती है, मानो पूरे घर में आग लगाना चाहती हो।
एलिस को पता चल जाता है कि अतिया बाहर निकल चुकी है, इसीलिए वह उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है। लेकिन तभी अतिया छत पे चिपक कर अचानक एलिस पर झपट पड़ती है। वह सबको बुरी तरह पीटने लगती है। इसी बीच ग्रैनी अपनी कुर्सी पे लगी सीढ़ियों वाले लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है। तभी अतिया उन पर हमला करने बढ़ती है, लेकिन जोजो उसे कटर दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है। वह कहती है, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने पिता पर गोली नहीं चला सकते, लेकिन मुझ पर हमला करने के लिए तुम तैयार हो। इतना कहकर अतिया जोजो को धक्का देकर डिशवॉशर पर गिरा देती है। डिशवॉशर के अंदर कटलरी होती है, जिससे जोजो पूरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद में अतिया फिर से जोजो पर हमला करती है। अपनी जान बचाने के लिए जोजो उसके गले पर फोक से हमला करता है और वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ अतिया खुद को बचाने के लिए ग्रैनी के पास जाती है और उनके नकली दांत को मुंह से चाटती है। ये काफी अजीब और डरावना सीन होता है। फिर वह वही दांत वापस ग्रैनी के मुंह में डाल देती है। इसी दौरान एलिस नोटिस करती है कि ग्रैनी का नकली पैर गायब है। तभी एलिस के पीछे अतिया आती है और उसी नकली पैर से उस पर हमला कर देती है, जिससे एलिस नीचे गिर जाती है। तभी जोसेफ टूटे हुए डिशवॉशर के नुकीले हिस्से से अतिया पर लगातार हमला करता है और आगे का उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सूजन ग्रैनी को उनके कमरे में ले जाती है, जहाँ ग्रैनी भी डेड टाइप बन चुकी होती है। वह सूजन को अपनी प्यारी बेटी कहती है। यह सुनकर सूजन भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे वर्षों से अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। उसकी माँ हमेशा अपने ही अलग दुनिया में रहती थी। ग्रैनी सूजन से कहती है कि वह खिड़की खोल दे ताकि एडगर अंदर आ सके। सूजन उनकी बात मान लेती है और एडगर खिड़की से अंदर आ जाता है। इसके बाद में वह सूजन को ऐसा किस करता है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। फिर सूजन जोसेफ के पास जाकर उसे समझाने लगती है, अगर वो खंजर डेड टाई को वापस कर देंगे तो वो सभी चले जाएंगे। उन्हें सिर्फ वही खंजर चाहिए है, क्योंकि वो कोई साधारण बुरे लोग नहीं है, बल्कि डेड टाई है। ये सुनकर जोसेफ समझ जाता है कि उसकी माँ पूरी तरह से उनके काबू में आ चुकी है। जोसेफ कहता है कि उसकी माँ के कहने पर उसने अपने ग्रैंडफादर का सारा सामान फेंक दिया था, लेकिन ये सच नहीं था। असल में उसने अपने दादाजी का सारा सामान छत पर छुपा रखा था। ये बात वह पहले ही एलिस को बता चुका था। अब यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। सूजन अपने पिता से नफरत करने के अनुसार वे एक सनकी इंसान थे। मुश्किल समय में उन्होंने परिवार का साथ देने की बजाय अपनी रिसर्च में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। इसी वजह से सूजन उनके रिसर्च और उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी, और पूरा परिवार भी उन्हें पागल समझता था। लेकिन जोसेफ एक लेखक था और अपने ग्रैंडफादर की रिसर्च से काफी प्रभावित था। यही कारण था कि उसने खंजर को हासिल किया और दादाजी का सारा सामान छिपा कर रखा था। इसी खंजर के अनसील होने की वजह से ये दानवीय ताकत इस परिवार के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि यही खंजर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। जोसेफ अपनी माँ को खंजर की लोकेशन नहीं बताता है। तभी एडगर वहाँ आता है और सीधे एलिस पर हमला कर देता है। सूजन एडगर से कहती है, हमारे बेटे को चोट मत पहुंचाओ, तुमने वादा किया था। लेकिन एडगर अब पूरी तरह से डेड टाइप बन चुका था और किसी की बात नहीं सुनने वाला था। इसके बाद में बेहद खौफनाक सीन आता है, जहां एडगर सबको बेरहमी से पीट रहा होता है। सूजन, जोसेफ और एलिस किसी तरह रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड में एलिस और विल की शादी की वीडियो चल रही होती है। जोसेफ अपने गिफ्ट में मिले पेन से एडगर पर हमला करता है और उसका चेहरा कांच के टुकड़ों में रगड़ देता है। उधर एलिस भागते भागते ऊपर पहुंचती है, जहां डेड टाई बनी ग्रैनी उस पर हमला कर देती है। एलिस घास काटने वाली मशीन से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैनी उसका चेहरा उसी मशीन की तरफ धकेल देती है। फिर ग्रैनी सूजन को कहती है कि क्रॉस कटर चालू कर दो, ताकि एलिस हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि वह इस परिवार के सदस्य नहीं बल्कि वह बाहरी इंसान है। बेवकूफ बनी सूजन उसकी बात मानने वाली होती है, लेकिन ऐन मौके पर एलिस कांच के टुकड़े से ग्रैनी पर हमला कर देती है। फिर वह उसके पैरों को कुर्सी से बांध देती है। ग्रैनी का पैर कुर्सी में फंस जाता है और वह पूरी तरह नीचे गिर जाती है। उसके बाद में वह अपने पैर को अलग करने के लिए पैर को काटना शुरू कर देती है। वहीं सूजन दर्द से तड़पते हुए वॉशरूम में भागती है और एडगर के आने से पहले खुद को अंदर लॉक कर लेती है। इस दौरान एलिस सूजन पर भड़कती है, क्योंकि सूजन अपने बेटे विल से कुछ कम नहीं थी। एलिस बताती है कि विल हमेशा उसे मारता पीटा था। एक बार तो उसने एलिस को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसके ऊपर कोई गर्म चीज गिर गई थी, जिसका निशान आज तक मौजूद है। एलिस कहती है कि सूजन को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी उसने उसकी जान बचाई है। एलिस अपने कान से पेन भी निकालती है। इसके बाद में वह क्रॉस कटर की मदद से छत काटने लगती है, क्योंकि ऊपर खंजर रखा हुआ था।
जिसके बारे में सिर्फ जोसेफ ने उसे बताया था। इधर एडगर जोसेफ को पूरी तरह पीट रहा होता है और उससे खंजर की लोकेशन पूछते हुए उसे इधर उधर पटक रहा होता है। दूसरी तरफ सूजन आजाद हो जाती है और गन पाइप से अपना चेहरा पूरी तरह जला लेती है। फिर वह अचानक एलिस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, जिसके बाद में एलिस किसी तरह बचकर छत पर पहुंच जाती है। सूजन भी उसके पीछे पहुंच जाती है, लेकिन एलिस उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद में सूजन छत खंजर ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ कई सारे खंजर होते हैं। असली प्राचीन खंजर कौन सा है, यह सब जोसेफ को पता था। तभी वहाँ छत के रास्ते जोसेफ अंदर आ जाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से डेड टाइप बन चुका होता है। एलिस उस पर एक एक करके खंजर से हमला करती है, लेकिन ज्यादातर खंजर नकली निकलते हैं, इसीलिए जोसेफ का कोई असर नहीं होता है। आखिरकार उसे असली खंजर मिल जाता है। जैसे ही वह जोसेफ पर हमला करती है, उसका डेड टाइप पोजीशन खत्म हो जाता है और वह असली रूप में आ जाता है, लेकिन उसे इतनी गंभीर चोटें लग चुकी होती हैं कि वह वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद में एलिस छत से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे सूजन और एडगर भी आ जाते हैं। हाथापाई के दौरान एलिस के हाथ से खंजर नीचे गिर जाता है। किसी तरह एलिस फायर प्लेस के रास्ते दोबारा घर के अंदर पहुंच जाती है, जहां वह ऊपर से आती हुई सूजन पर हमला करती है। फिर एडगर घर में आग लगा देता है, जिससे वह खुद भी जलकर मर जाता है। इसी दौरान एलिस और विल की शादी की फोटो भी आग में जलती हुई दिखाई जाती है, मानो एलिस के मन में विल के लिए बची हुई आखिरी भावनाएं भी उसी आग में खत्म हो जाती है। फिर सीटी की आवाज सुनकर डेड टाइप कुत्ता एलिस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिस खंजर से उसे भी खत्म कर देती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी सामने जलता हुआ विल आ जाता है। अब अभी भी वो डेड टाई है और एलिस से गंदी बातें करके वह उसे मानसिक रूप से तड़पाने की कोशिश कर रहा होता है। वह कहता है, तुम मुझे बच्चा नहीं दे सके, तुम्हें मेरे हाथों पिटना पसंद था। लेकिन एलिस तुरंत खंजर लेकर वहां से भागती है और पास की एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट से जाती है। विल उसका पीछा करता है और उस पर हमला कर देता है। एलिस रेडियो डिवाइस से मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें उसकी शादी का गाना बजने लगता है, जो पूरी मूवी में हमें कई बार सुनाई दिया था। यही गाना एलिस के लिए ट्रिगर था, क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी बेहद दर्दनाक और हिंसक रही थी। विल एलिस पर हमला करके उसे एक गड्ढे में गिरा देता है। वहां लोहे की रॉड उसके पैर में घुस जाती है और गड्ढा धीरे धीरे गर्म तारकोल से भरने लगता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी। विल बार बार खंजर की लोकेशन पूछता है। असली खंजर इसी कंस्ट्रक्शन साइट में गड्ढे में गिर गया था, लेकिन एलिस चालाकी से अपने पास रखे नकली खंजर को दूर फेंक देती है। विल उसे असली समझकर तारकोल में उतर जाता है। उसी दौरान एलिस अपने पैर को रॉड से छुड़ा लेती है, ड्रिल मशीन पर हमला करके विल को गिरा देती है और खुद गड्ढे से बाहर निकल जाती है। असली प्राचीन खंजर को उठाती है और गड्ढे से बाहर निकल रहे विल की गर्दन पर वार कर देती है। इस बार के वार से विल का डेड टाई रूप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए एलिस को असली विल का चेहरा दिखाई देता है। वह याद करती है कि वह कितनी जहरीली और हिंसक शादी में फंसी हुई थी, लेकिन अब वह आखिरकार आजाद हो चुकी है। एलिस अपने हाथों से विल की जली हुई खोपड़ी को कुचल देती है। इसके बाद एलिस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकलती है। तब तक वहां पुलिस और मेडिकल टीम पहुंच चुके होते हैं। एलिस एक पैरामेडिकल महिला से सिगरेट मांगती है। जब वह पूछती है कि उसके साथ में क्या हुआ, तो एलिस जवाब देती है कि मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरा ये हाल किया है, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।